दोस्तों पिछले पार्ट में हमने 10 पेज नंबर से 6 पेज नंबर तक बात की थी। कक्षा 12वीं अध्याय 13 एनसीईआरटी की। और यहाँ पर हम गांधी जी के प्रमुख आंदोलन और उनके विचार और उनकी जो गतिविधियाँ हैं उन पर हम बात कर रहे थे। तो दोस्तों हम यहाँ पर इस वीडियो में हम पेज नंबर 16 से प्रयास करेंगे कि पेज नंबर 30 तक का सफ़र करें और इन 14 पेजों में हम इस अध्याय को न केवल समेटें बल्कि गांधी जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं और उनका किस तरह स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा ये जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये लाइन तो मैं पढ़ चुका था, लेकिन ये लाइन फिर से पढ़ूंगा क्योंकि मज़ा आती है इसमें। जो लॉर्ड विलिंगटन थे, जो कि लॉर्ड इरविन के बाद आए थे, उन्होंने अपनी बहन को लिखा था, अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई खूबसूरत होती। वह जो भी करता है, वह जो भी कदम उठाता है, उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, यानी कि भगवान से कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। देखता हूँ कि अमेरिकी प्रेस उसको गजब का आदमी बताती है, लेकिन सच यह है कि हम निहायत अव्यवहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी जी को भगवान मानती है, गांधी को भगवान मानती है। बहरहाल 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। 2 साल बाद ही सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री यानी कि कांग्रेस के प्रतिनिधि सत्ता में आए, जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। कांग्रेस मंत्रिमंडल के सत्ता में आने के 2 साल बाद, अब यहाँ पर देखिए, आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं सूसू कर लेता हूँ। खाना तो नहीं खा सकते क्योंकि मुंह चलता है, तो ऐसे थोड़े बहुत छोटे मोटे काम मैं कर लेता हूँ। तो आप भी ऐसे घूमते घूमते पढ़ा करो, क्योंकि एक जगह बैठ के पढ़ने से चीज़ें कई बार याद नहीं होती है। अभी मैं चाय बना रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते चाय भी मैं पी लूँगा, देखना है। तो यहाँ पर कांग्रेस मंत्रिमंडल के सत्ता में आने के 2 साल बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर व नाज़ियों के कट्टर आलोचक थे। तदनुरूप उन्होंने फैसला किया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हों तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। दोस्तों यहाँ पर महात्मा गांधी को आप देख सकते हैं, जो टोपी वाले भाई साहब आपको दिख रहे होंगे, जो उन्होंने हाथ पकड़े हैं, वो थे, कौन थे, यहाँ लिखा है राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे। उनके साथ वे लॉर्ड लिन लित गो के साथ बैठक में जाते हुए हैं, और जो लॉर्ड लिन लित गो थे वो इस समय पर यहाँ पर थे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि जब बात नहीं मानी जाती है तो फिर ये धीरे से भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप स्टीवर्ट क्रिप्स, जो कि क्रिप्स मिशन के जो प्रमुख थे, उनके साथ आप गांधी जी की तस्वीर और देख सकते हैं। यहाँ पर हंसते हुए क्या बोलते होंगे, गांधी जी आपने तो हमारी तो बाट ही लगा दी। गांधी जी बोलते होंगे, अरे मैं तो ऐसा ही हूँ। ऐसा कुछ ना कुछ तो इनके मन में चलता होगा। दोस्तों मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। अब राजनीतिक भूदृश्य काफ़ी जटिल हो गया था। अब यह प्रस्ताव भारतीय संघ बनाम ब्रिटिश नहीं रह गया था। अब यह कांग्रेस, मुस्लिम और ब्रिटिश शासन तीनों धुरियों के बीच का संघर्ष था, यानी कि अब मुस्लिम लीग भी यहाँ पर एक हिस्सेदार बन चुकी थी। 1942 के वसंत, यानी कि कह सकते हैं जुलाई अगस्त के महीने में चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और फिर यहाँ पर से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन पर बात करते हैं। उससे पहले 17/1943 की बात कर लेते हैं। इधर ये क्या लिख रहे हैं, 19वीं सदी के आखिर से जाति व्यवस्था और जमींदारी के खिलाफ महाराष्ट्र में एक गैर ब्राह्मण आंदोलन विकसित हो चुका था। इस आंदोलन ने 1930 के दशक तक राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध स्थापित कर दिया था।
1943 में महाराष्ट्र के सतारा के कुछ युवा नेताओं ने सेवा दलों तथा तूफान दलों यानी कि ग्राम इकाइयों के साथ मिलकर एक प्रति सरकार यानी कि पैरेलल गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के बनाने का प्रयास किया और स्थापना कर ली। उन्होंने जन आंदोलनों का आयोजन किया तथा रचनात्मक कार्य किए। कुनबी किसानों के दबदबे और दलितों के सहयोग से चलने वाली सतारा प्रति सरकार सरकारी दमन तथा अंतिम दौर में कांग्रेस की असहमति के बावजूद 1946 के चुनावों तक चलती रही। यहाँ पर अब हम क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन पर हम उन पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे जो सामान्य तौर से हमें ये जानना चाहिए कि इस आंदोलन का स्वरूप, इस आंदोलन की व्यवस्थाएं किस तरह से थी। तो देखते हैं। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्यवाहियों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिले स्वतंत्र सरकार, जिन्हें प्रतिगत सरकार यानी कि पैरेलल गवर्नमेंट कह सकते हैं, जिसके विषय में हमने अभी पढ़ा। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया और फिर भी इस आंदोलन या फिर इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज़्यादा का समय लग गया। भारत छोड़ो यानी कि क्विट इंडिया आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे, उसी समय जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के उनके साथ ही अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे थे। इन्हें कोई मतलब नहीं था भारत छोड़ो आंदोलन से। ये अपने पृथक पाकिस्तान की मांग को बढ़ाना चाहते थे और ये अपना काम कर रहे थे। इन्हीं सालों में लीग पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला, जहां अभी तक उनका कोई खास प्रभाव नहीं था। जून 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की ओर था। गांधी जी को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और लीग के बीच फासले को पाटने के लिए जिन्ना से कई बार बात करने का प्रयास किया। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। उसी समय वायसराय लॉर्ड बेवल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया। 1946 की शुरुआत में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए। सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो चुका था। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन का यह प्रयास भी विफल रहा। वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था अभी सेट के एग्जाम में कि प्रत्यक्ष कार्यवाही के दिन के रूप में किस तिथि को उन्होंने चुना था, तो ये याद थी। तो सही हुआ 16 अगस्त 1946। वैसे फैक्ट्स को आप अपने नोट्स बनाकर लिख सकते हैं। उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत व पंजाब तक फैल गई। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं
गांधी जी और नेहरू आप देख सकते हैं। नेहरू और पटेल के भीतर, कांग्रेस के भीतर दो अलग राजनीतिक प्रवृत्तियां समाजवादी और रूढ़िवादी का प्रतिनिधित्व करते थे। महात्मा गांधी अक्सर इन दोनों को समझाते थे और इन दोनों को साथ में लेकर चलने का प्रयास करते थे। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक तरफ भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और बीच में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। दोस्तों, उन्होंने ऐलान किया यहाँ पर, जो जब सुलह का प्रस्ताव विफल हो गया तो जो पावेल है उन्होंने ऐलान किया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता देती जाएगी, लेकिन उसका विभाजन भी होगा। औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन नियत था। उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की, तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही। असेंबली के बाहर भीड़ महात्मा गांधी की जय हो के नारे लगा रही थी। आखिरकार वह बहादुराना दिन आ चुका था जब देश स्वतंत्रता की सीढ़ियों को चढ़ने वाला था और एक नई दुनिया में प्रवेश करने वाला था। लेकिन क्या चुनौतियां थी और किस तरह से ये दिन रहा, ये जानना ज़रूरी है। 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सवों में महात्मा गांधी नहीं थे। उस समय वे कलकत्ता में थे, लेकिन वहाँ भी ना तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ना ही कहीं झंडा फहराया। गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, वह अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिली थी। उनका राष्ट्र विभाजित था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे। उनके जीवनी लेखक डी.जी. तेंदुलकर ने लिखा है कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से आह्वान किया कि वे अतीत को भुलाकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बढ़ाने तथा शांति से रहने का संकल्प लें। गांधी जी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया। कांग्रेस ने दो राष्ट्र सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया था। जब उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे पर मंजूरी देनी पड़ी, तो उसका दृढ़ विश्वास था कि भारत बहुत सारे धर्मों और बहुत सारी नस्लों का देश है और उसे ऐसे ही बनाए रखा जाना चाहिए। पाकिस्तान में हालात जो रहे, भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जहां सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे तथा धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी को राज्य की ओर से संरक्षण का अधिकार होगा। कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेगी। बहुत सारे विद्वानों ने स्वतंत्रता बाद के महीनों में गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा। बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद गांधी जी दिल्ली आ गए। आप यहाँ पर दंगाग्रस्त गांव जाते हुए महात्मा गांधी को देख सकते हैं। दिल्ली में वे दंगाग्रस्त पंजाब के जिलों में जाना चाहते थे, लेकिन राजधानी में ही शरणार्थियों की आपत्तियों के कारण उनकी सभाएं अस्त व्यस्त होने लगाई। बहुत सारे शरणार्थियों को उनकी सभाओं में कुरान की आयतों को पढ़ने की प्रथा पर आपत्ति थी। कई लोग इस बात पर नारे लगाने लगते थे कि गांधी जी उन हिंदुओं और सिखों की पीड़ा के बारे में बात क्यों नहीं करते जो अभी भी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। डी.जी. तेंदुलकर के शब्दों में, गांधी जी पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक समुदाय के कष्टों के बारे में समान रूप से चिंतित थे। उन्हें राहत प्रदान करने के लिए वे वहां भी जाना चाहते थे, लेकिन वहां वे किस मुंह से जा सकते थे, जबकि दिल्ली में ही मुसलमानों को पूरी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे पा रहे थे। यानी कि जब वे अपने ही देश में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मुहैया नहीं कर पा रहे थे, तो वे एक नवगठित देश पाकिस्तान में किस मुंह से जाते उन्हें कि हाँ मैं तुम्हें सुरक्षा दिलवा दूंगा, जबकि उस समय की जो सरकार थी वहाँ की, वो खुद दंगों को करवाने में व्यस्त थी। यहाँ पर आप महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद एक जो प्रचलित चित्र था वो देख सकते हैं। यहाँ पर एक तरफ आपको नेहरू, एक तरफ
पटेल देखेंगे और यहाँ पर बीच में गांधी जी को भगवान की तरह दिखाने का प्रयास किया है। यानी कि उस समय पर उनकी छवि इस लेवल की बन चुकी थी। और ये बहुत ही ज़्यादा अकल्पनीय होता है कि किसी नेता को आप इस पोजीशन पर पहुंचा देते हैं कि उनके कोई हेटर्स नहीं होते हैं, उनके खिलाफ कोई गलत नहीं कहता। ऐसे बहुत ही कम नेता होते हैं पूरे विश्व इतिहास में जैसे महात्मा गांधी थे। 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ, लेकिन वे अविचलित अपना काम करते रहे। 26 तारीख को उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में इस बात का जिक्र किया कि बीते सालों में इस दिन 26 जनवरी को किस तरह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। अब स्वतंत्रता मिल चुकी थी, लेकिन उसके शुरुआती महीने गहरे तौर पर मोहभंग वाले साबित हुए। फिर भी उनको विश्वास था कि बुरी घड़ी बीत चुकी है। भारत के लोग अब सभी वर्गों और सभी धर्मों की समानता के लिए काम करेंगे तथा अल्पसंख्यक समुदाय बहुल समुदाय का वर्चस्व व श्रेष्ठता स्थापित नहीं होगी। भले ही अल्पसंख्यक समुदाय संख्या या प्रभावों की दृष्टि से कितना भी छोटा क्यों न हो, उन्होंने आशा जताई कि यद्यपि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भारत दो भागों में बंट चुका है, लेकिन हृदय में हम सभी सदैव मित्र एवं भाई रहेंगे, एक दूसरे को मदद व सम्मान देते रहेंगे और शेष विश्व के लिए हम एक ही होंगे। गांधी जी ने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा। फिर भी जब देश विभाजित हो गया तो उनकी यह इच्छा थी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सम्मान और दोस्ती के संबंध बनाएंगे। बहुत सारे भारतीयों को उनका यह सहृदय आचरण पसंद नहीं था। 30 जनवरी की शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने उनको गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। उनके हत्यारे ने कुछ समय बाद आत्मसमर्पण कर दिया। वह नाथूराम गोडसे नाम का ब्राह्मण था। पुणे का रहने वाला गोडसे एक चरमपंथी हिंदुत्ववादी अखबार का संपादक था। गांधी जी की मृत्यु से चारों ओर गहरे शोक की लहर दौड़ गई। भारत भर के राजनीतिक फलक पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जॉर्ज ऑरवेल एवं अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे विख्यात गैर भारतीयों ने भी उनकी मृत्यु पर हृदय स्पर्शी शब्दों में शोक संदेश भेजे। एक जमाने में उनकी कदकाठी और कथित रूप से बेतुके विचारों के लिए गांधी जी का उपहास करने वाले टाइम्स पत्रिका ने उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की। पत्रिका ने कहा कि एक धर्मांध अमेरिकी ने लिंकन को मार दिया था क्योंकि उन्हें नस्ल या रंग से परे मानव मात्र की समानता में विश्वास था, और दूसरी तरफ एक धर्मार्थ हिंदू ने गांधी जी की जीवन लीला समाप्त कर दी क्योंकि गांधी जी ऐसे कठिन क्षणों में भी दोस्ती और भाईचारे में विश्वास रखते थे। विभिन्न धर्मों को मानने वालों के बीच दोस्ती की अनिवार्यता पर बल देते थे। टाइम्स ने लिखा, दुनिया जानती थी कि उसने उनकी गांधी जी की मृत्यु पर वैसे ही मौन धारण कर लिया है जिस प्रकार उसने लिंकन की मृत्यु पर किया था, और यह समझना एक मायने में बहुत गहरा और बहुत साधारण काम है। गांधी जी को अब हम ये समझते हैं कि वो वैचारिक रूप से किस तरह के व्यक्तित्व रखते थे। हमारे पास बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं जिनके जरिए हम गांधी जी के राजनीतिक सफर तथा राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को सूत्रबद्ध कर सकते हैं। सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन के जरिए हम गांधी जी को जान सकते हैं। इस दिशा में महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों व प्रतिद्वंदियों दोनों तरह के समकालीनों के लेखन और भाषण एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इन लेखनों में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किस चीज़ को जनता के लिए लिखा गया था और किस चीज़ को अन्य उद्देश्यों के लिए लिखा गया था। यानी कि यह भी जानना चाहिए कि कौन सी बात सच है, कौन सी फैलाई गई है, कौन सी झूठ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, अन्यथा आप गलत धारणाओं के शिकार बन जाएंगे। दोस्तों, इन पत्रों में हम लिखने वालों के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब एक घटना के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर नेहरू क्या लिखते हैं वो देखिए। 1920 के दशक में जवाहरलाल नेहरू समाजवाद से लगातार प्रभावित होते जा रहे थे। ये क्यों हो रहे थे? क्योंकि लेनिन की क्रांति हुई थी 1918 में रूस में, और समाजवाद वहाँ पर आ गया था। उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे भारत के बहुत सारे नेता, और उनमें से एक युवा नेता भी थे जो हमारे नेहरू भाई साहब थे।
1928 में जब वे यूरोप की यात्रा से लौटे तो सोवियत संघ के प्रयोगों से गहरे तौर से प्रभावित थे। जब उन्होंने समाजवादियों यानी कि जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, एन.जी. रंगा और अन्य के साथ घनिष्ठतापूर्ण काम करना शुरू किया तो कांग्रेस के भीतर समाजवादियों और रूढ़िवादियों के बीच एक खाई पैदा हो गई। 1936 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद नेहरू ने फांसीवाद के खिलाफ जमकर बयान दिया और मजदूर व किसानों की मांगों का समर्थन किया। नेहरू के समाजवादी वक्तव्यों से चिंतित रूढ़िवादियों ने राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इस्तीफे की धमकी दे डाली। दूसरी ओर मुंबई के कुछ प्रसिद्ध उद्योगपतियों ने नेहरू की आलोचना करते हुए बयान जारी कर दिया। इसके बाद नेहरू और प्रसाद दोनों ही महात्मा गांधी के पास गए और वर्धा स्थित उनके आश्रम में उनसे मिले। गांधी जी ने एक बार फिर मध्यस्थ की भूमिका अदा करते हुए नेहरू के रेडिकल तेवरों पर अंकुश लगाने तथा प्रसाद एवं अन्य नेताओं को नेहरू के नेतृत्व की अहमियत का ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। यानी कि गांधी जी सभी विचारों के बीच में समझौता करवा सकते थे। अब यहाँ पर हम राजेंद्र प्रसाद ने किस तरह पर उनके विषय में पत्र लिखा वो हम देखते हैं। अ बंच ऑफ लेटर्स यानी कि जो प्रमुख लेटर्स है हम उन्हें पढ़ते हैं। यहाँ पर से शायद कुछ फैक्ट्स ना मिले लेकिन ये ज़रूर पता चल आएगा कि उस समय के नेता गांधी जी के प्रति किस तरह की विचारधारा किस तरह के विचार रखते थे। क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि गांधी जी ने सरदार पटेल के साथ गलत किया, सुभाष चंद्र बोस के साथ गलत किया, उस नेता के साथ गलत किया। लेकिन उस समय की स्थिति में अगर हम जाकर देखें तो जिस नेता का या फिर जिस व्यक्ति के लिए हम ये कह रहे हैं कि उनके साथ गांधी जी ने गलत किया, वो व्यक्ति उनके प्रति क्या विचार रखता था ये जानना ज़रूरी है। राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे तो इन्होंने एक पत्र लिखा वर्धा 1 जुलाई 1936 में। तो ये क्या लिखते हैं? मेरे प्रिय जवाहरलाल जी, कल आपसे विदा लेने के बाद हमने महात्मा गांधी जी के साथ लंबी बातचीत और आपस में देर तक चर्चा की। हम समझते हैं कि आपको हमारी ओर से अपनाए गए मार्ग पर काफ़ी दुख है और हमारे पत्र के भावों से आप विशेषतः आहत हुए हैं। आपको शर्मिंदा करना या आपको चोट पहुंचाना कभी भी हमारा इरादा नहीं था और अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आपको ठेस पहुंची है तो हम बिना किसी हिचक के अपना पत्र वापस ले लेते हैं और उसमें संशोधन कर लेते हैं। परंतु हमने समग्र स्थिति का पुनर्विचार करने के बाद यह पत्र तथा अपने इस्तीफे वापस लेने का फैसला कर लिया है। हमें लगता है कि प्रेस में छापे आपके सारे बयानों में आप कांग्रेस के सामान्य कार्यक्रम पर उतना नहीं बोल रहे हैं जितना कि एक ऐसे विषय में बोल रहे हैं जिसे कांग्रेस ने स्वीकृति नहीं दी है। और ऐसा करते हुए आप वर्किंग कमेटी में हमारे मुट्ठीभर सहयोगियों और कांग्रेस के अल्पसंख्यक वर्ग के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं, न कि बहुल वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में, जिसकी कांग्रेस अध्यक्ष के नाते हमें आपसे अपेक्षा थी। हमारे विरुद्ध लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें हमें ऐसे व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिनका समय बीत चुका है, जो पुराने पड़ चुके हैं और वर्तमान में अप्रासंगिक हो चुके हैं। अप्रासंगिक हो चुके विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम ऐसे लोगों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है हमें ऐसे लोगों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जो देश की प्रगति में बाधक हैं और जिन्हें उन पदों से हटा दिया जाना चाहिए और जो उन्होंने अनधिकार प्राप्त कर लिए हैं। ये हमने महसूस किया कि अन्य लोगों ने हमारे साथ भारी अन्याय किया है और कर रहे हैं तथा हमें आपसे वह संरक्षण नहीं मिल रहा है जो एक सहकर्मी और हमारा अध्यक्ष होने के नाते हमें आपसे मिलना चाहिए। ये राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा यहाँ पर से कहाँ से, वर्धा से। यानी कि जब गांधी जी से उन्होंने समझौता किया, उनसे बातचीत की तो उसके बाद जब गांधी जी ने समझाया होगा तो उन्होंने फिर नेहरू जी को एक पत्र लिखा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ कौन लिख रहा है? जवाहरलाल नेहरू जी लिखते हैं गांधी जी को। इलाहाबाद से ये पत्र लिखते हैं 5 जुलाई 1936 को। प्रिय बापू,
मैं कल रात ही यहाँ पहुँचा हूँ। जब से मैं बाधा से आया हूँ, शारीरिक दुर्बलता और मानसिक अशांति से घिरा हुआ हूँ। यूरोप से लौटने के बाद से मैंने पाया कि वर्किंग कमेटी की बैठकों में मैं बुरी तरह थक जाता हूँ। मेरी ऊर्जा क्षीण पड़ जाती है और हर नए अनुभव के बाद मैं और ज़्यादा बूढ़ा महसूस करने लगता हूँ। चीज़ों को दुरुस्त करने और स्वतंत्र संकट को टालने में आपने जो कष्ट उठाया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैंने राजेंद्र बाबू द्वारा भेजा गया, राजेंद्र प्रसाद हैं, उनके द्वारा राजेंद्र बाबू द्वारा भेजा गया दूसरा पत्र दोबारा पढ़ा है और उन्होंने जो गंभीर आरोप मुझ पर लगाए हैं उन्हें देखा है। तथ्य को चाहे कितनी विनम्रता से प्रस्तुत किया जाए, उसका आशय यह है कि मैं एक असहनीय मुसीबत बन चुका हूँ और मेरे जो भी गुण हैं, थोड़ी बहुत क्षमता, ऊर्जा, गंभीरता, कमोवेश, प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व, सभी खतरनाक बन चुके हैं क्योंकि वे एक गलत रथ यानी कि समाजवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। इन बातों की निष्कर्ष स्पष्ट है। मैंने अपनी पुस्तक में और आपके पश्चात भी अपने वर्तमान विचारों के बारे में विस्तार से लिखा है। मेरे बारे में कोई फैसला लेने के लिए सामग्री की कमी नहीं है। वे विचार आकस्मिक भी नहीं हैं। वे मेरा हिस्सा है और यद्यपि मैं भविष्य में उन्हें बदल सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं उन्हें नहीं छोड़ता, मुझे उनको अभिव्यक्त करना ही होगा। क्योंकि मैं व्यापक एकता को महत्वपूर्ण मानता हूँ, इसलिए मैंने कोमलतम शब्दों में उन्हें व्यक्त किया है और निश्चित निष्कर्ष की बजाय विचार विमर्श के लिए प्रस्ताव के रूप में ही ज़्यादा प्रस्तुत किया है। मुझे इस पद्धति में और कांग्रेस जो कुछ भी कर रही है, उसके बीच कोई टकराव दिखाई नहीं देता। जहाँ तक चुनावों का संबंध है, मेरा मानना है कि मेरा रवैया इस दिशा में निश्चय ही एक लाभकारी साधन है क्योंकि उससे जनता में उत्साह का संचार हुआ है, परंतु मेरे कोमल और अस्पष्ट रवैये को मेरे सहयोगी खतरनाक और क्षतिकारक मानते हैं। मुझे यहाँ तक कहा गया है कि भारत में गरीबी और बेरोजगारों पर इस तरह बार बार जोर देना बेवकूफ़ी थी या कम से कम यह गलत तो था ही। आपने मुझे बताया था कि आप कोई वक्तव्य जारी करना चाहते हैं। मैं आपके वक्तव्य का स्वागत करूंगा क्योंकि मैं मानता हूं कि हर दृष्टिकोण देश के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जब गांधी जी को यह पत्र मिला तो उन्होंने से गांव से 15 जुलाई 1936 को, यानी कि इस पत्र के मिलने के 10 दिन बाद ही अपना पत्र लिखा और उन्होंने लिखा, प्रिय जवाहरलाल, तुम्हारा पत्र मेरा हृदय छू गया। तुम्हें सबसे ज़्यादा ठेस महसूस हुई है। तथ्य यह है कि तुम्हारे साथियों के पास तुम्हारे जैसा साहस और बेबाकी नहीं है। इसके परिणाम विनाशकारी रहे हैं। मैंने उन्हें हमेशा समझाया है कि वे तुमसे उन्मुक्त और निर्भय होकर बात करें, परंतु क्योंकि उनके पास साहस नहीं है, इसलिए वे जब भी बोलते हैं ऊटपटांग ही बोलते हैं और उससे तुम चिढ़ जाते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे तुम्हें इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि तुम उनसे चिढ़ जाते हो और उनके सामने धैर्य खो देते हो। वे तुम्हारी फटकार और साहसी अंदाज से आहत है और सबसे बढ़कर वे तुम्हारे भीतर जो अचूकता और श्रेष्ठतर ज्ञान का भाव दिखाई देता है, उससे परेशान हैं। उन्हें लगता है कि तुमने उनके साथ न्यूनतम सौम्यता का व्यवहार भी नहीं किया है और कभी भी समाजवादियों के व्यंग्यबाणों या गलत निरूपण से उनका बचाव नहीं किया है। मुझे यह पूरा प्रसंग एक त्रासद प्रहसन जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस पूरे मसले को हल्का होकर देखो। इस कांटे के ताज यानी कि कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए तुम्हारा नाम मैंने ही प्रस्तावित किया था। भले ही सिर छिल जाए, इसे उतारना मत। कमेटी की बैठकों में अपना हास्य विनोद दोबारा दिखाओ। यह तुम्हारे लिए सबसे सामान्य भूमिका है। चिंतित चिड़चिड़े व्यक्ति का स्वभाव तुम पर नहीं जचता। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तार के माध्यम से बताओ कि यह पत्र पढ़ते ही तुम्हें वैसी ही खुशी मिली है जैसे लाहौर में नए साल के मौके पर तुम खुश हुए थे जब कहते हैं कि तुम तिरंगे के चारों ओर झूम झूम कर नाचे थे।
अपने कंठ को थोड़ा आराम दो। यानी कि महात्मा गांधी ने कहा कि भाई तुम्हारे समाजवाद से उन्हें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जो तुम अपना अग्रेसिव रवैया दिखाते हो, जो तुम चिड़चिड़े से हो जाते हो, उसके कारण उन्हें लगता है कि यार तुम उन्हें इज्जत नहीं दे पा रहे हो और ये सही नहीं है, तो अपनी छवि को थोड़ा सा सुधारो, ये वो कहते हैं। अब हम पुलिस के नज़र से महात्मा गांधी को समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर गृह विभाग की जो पा पाक्षिक रिपोर्टें हैं, गोपनीय रिपोर्टें हैं, उन्हें पढ़ते हैं। मार्च 1930 का पहला पखवाड़ा। गुजरात में आ रहे तेज राजनीतिक बदलावों पर यह गहरी नज़र रखी जा रही है। इनसे प्रांत की राजनीतिक परिस्थितियों पर किस हद तक और क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। रबी की फसल अच्छी हुई है, इसलिए फ़िलहाल किसान फसलों की कटाई में व्यस्त हैं। विद्यार्थी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं। ये इस तरह से लिखते हैं जैसे कि बंगाल में लिखा है। मध्य प्रांत में पटेल भाई साहब की गिरफ्तारी के विषय में लिखा है। बंगाल में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत पिछले पखवाड़े की सबसे महत्वपूर्ण घटना रही। श्री J.M. सेनगुप्ता ने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया है। बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने अखिल बंगाल अवज्ञा परिषद बनाई है। इन परिषदों के गठन के अलावा बंगाल में सविनय अवज्ञा के प्रश्न पर कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया है। जिलों से मिल रही रिपोर्टों से पता लगता है कि जो बैठकें आयोजित की गई है, उनमें लोगों ने कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया और आम जनता पर कोई गहरा असर नहीं छोड़ा। गौरतलब यह है कि इन बैठकों में महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस समय की जो घटनाएं घटित हो रही थी, उनके विषय में यहाँ पर लिखा गया है। इन्हें आप देख सकते हैं। अब इस समय के अखबार क्या लिख रहे थे, ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय के जो अखबार थे वो महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत माता को दिखाया गया है और यहाँ पर जो मुख्य सेंटर के रूप में महात्मा गांधी को बताने का प्रयास किया गया है और अन्य नेताओं की चित्र भी आप देख सकते हैं। यानी कि एक वट वृक्ष के रूप में महात्मा गांधी को दिखाया गया है। दोस्तों, अब हमने सब कुछ पढ़ लिया जो हमने पिछले 2 भाग और बनाए थे। ये तीसरा भाग है इस चैप्टर का। तो अब ये देखते हैं कि इस कालक्रम में कौन-कौन सी घटनाएं घटित हो रही थी। आपको ये टाइमलाइन पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये फैक्चुअल चीज़ें याद होनी चाहिए और इनके आधार पर आप घटनाओं को जान सकते हैं। देखिए, 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं। 22 वर्ष के बाद वो 22 वर्षों तक अफ्रीका में रहते हैं और वहाँ पर जो भारतीय प्रवासी हैं, उनके लिए काम करते हैं। दोस्तों, 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू होता है। 1918 में खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह मार्च अप्रैल में होता है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 13 अप्रैल 1919 को ये होता है, जहाँ पर जनरल ओडायर एक निहत्थी भीड़ पर गोलियां बरसा देती है, जिसमें कहते हैं कि 500 से ज़्यादा लोग मारे गए तुरंत ऑन द स्पॉट और 1500 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। दोस्तों, यहाँ पर 1921 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। ये क्यों हुए थे, ये हमने इस अध्याय में जाना था। 1928 में बारदोली में किसान आंदोलन होता है। इन सभी के पीछे एक बड़ी घटना है, हम उस घटना का जिक्र यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हम कर चुके हैं। और 1929 में देखिए, लाहौर अधिवेशन दिसंबर में होता है और शायद 29 दिसंबर होता है, जब जो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं, वो पूर्ण स्वराज घोषित कर देते हैं। और अब स्वराज की मांग चल रही थी, यानी कि सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर स्वतंत्रता की बात चल रही थी। अब पूर्ण स्वराज जो कांग्रेस का लक्ष्य बन जाता है।
1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। दांडी यात्रा मार्च अप्रैल में शुरू होती है। 1931 में गांधी इरविन समझौता मार्च में होता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन दिसंबर में होता है और 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक सरकार के गठन का आश्वासन यहाँ मिलता है, यानी कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आता है। 1939 में कांग्रेस मंडलों को त्यागपत्र देते हैं, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता ये तय करते हैं कि भैया हम तो हिटलर और जो नाजी और फांसीवाद है उसके तो बिल्कुल खिलाफ है, तो हम द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ देंगे, लेकिन क्या वो हमें आज़ाद करेंगे। तो यहाँ पर जो इस समय का जो वायसराय रहता है लेलेदू, वो कहता है कि नहीं भैया नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये वर्किंग कमेटी जितनी भी कांग्रेस मंत्रिमंडल होते हैं अलग अलग राज्य में, सभी से उनकी सरकारों के जो नेता होते हैं वो इस्तीफ़ा दे देते हैं और फिर भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी होने लगती है। और अगस्त 8 अगस्त 1942 जहाँ तक स्थिति है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। 1946 में महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखाली तथा अन्य हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, यहाँ पर प्रश्न भी है जिनके बारे में आप समझते हैं कि हमने इन 3 वीडियो में क्या देखा। देखो, महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखने के लिए क्या किया, उन्होंने वह भाषा को अपनाया। अंग्रेजी में चपड़ चपड़ करने के बजाय उन्होंने सामान्य भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि वह लोगों की जन भाषा थी। उन्होंने सामान्य कपड़े पहनने का प्रयास किया ताकि लोगों से कनेक्ट हो सके। उन्होंने तृतीय ट्रेन के 3rd क्लास के डिब्बे में यात्रा की, पैदल यात्रा की, सामान्य से सामान्य काम किया ताकि लोग उनसे कनेक्ट हो पाए। किसान महात्मा गांधी को एक मतलब हमने देखा कि किस तरह वो एक ऐसे नेता के रूप में देखते थे जो इंग्लैंड के राजा ने भेजा है उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए। नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया? क्योंकि नमक सभी लोगों से रिलेट कर पाया और महात्मा गांधी ने देश को एकजुट कर पाए, क्योंकि नमक सभी के लिए ज़रूरी था। और इस तरह महात्मा गांधी अब बिना किसी शर्त के देश के सबसे महत्वपूर्ण नेता बन चुके थे। राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि अखबार घटनाओं के विषय में जानकारी देते हैं और उन घटनाओं से हमें राष्ट्रीय आंदोलनों की जानकारी मिलती है। चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? क्योंकि चरखा एक सामान्य व्यक्ति को दर्शाता है कि किस तरह निम्न वर्ग को वह दर्शाता है। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े प्रश्न भी हैं, इन प्रश्नों को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने इस अध्याय को समझने का प्रयास किया होगा तो। अगर नहीं किया तो फिर वही कीजिए जो हज़ारों लाखों लोग करते हैं, चीज़ों को रटिए, बस रटते जाइए और रटने से क्या मिलता है पता नहीं, कुछ मिले तो बताइएगा। फैक्ट्स याद हो जाते हैं, आंसर पहुंच जाता है, परसेंटेज अच्छे बन जाते हैं, पर क्या समझदारी आती है? नहीं। समझदारी आती है चीज़ों को जानने, उन्हें महसूस करने और उनका प्रयोग करने से। इसलिए इतिहास को पढ़ते रहिए, समझते रहिए और उससे कुछ ना कुछ बेहतर सीखते रहिए जो आप अपने वर्तमान में लागू कर पाएँ। फिर मिलेंगे अपनी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।